गेस होता है वो हम लोग किस तरीके से लगा सकते हैं पीपीएससी के एग्ज़ाम्स में या कोई भी एग्ज़ाम हो आपका तो कैसे लगाया जा सकता है तुक्का। मोस्ट ऑफ द टाइम जो तुक्का होता है वो जाहिर सी बात है एमसीक्यूज़ के अंदर ही लगाना होता है। जो थ्योरेटिकल पार्ट होता है तो वो तो आपको कंप्लीट अटेम्प्ट करना पड़ता है, उसके अंदर तो आप लोग तुक्का नहीं लगा सकते। लेकिन जब बात आती है एमसीक्यूज़ की तो ऑब्वियसली हमारे पास क्योंकि बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं उसमें से करेक्ट ऑप्शन हम लोगों ने सिलेक्ट करना होता है तो वहाँ पे हम लोग को तुक्के की ज़रूरत पड़ जाती है। ठीक है, अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं इस बारे में। इसमें आपको कुछ टिप्स बताऊंगी कि किस तरीके से आप लोग तुक्का लगा सकते हैं। अब जो बात आजकल चल रही है, ये वाली वीडियो शूट हो रही है क्योंकि 2020 में, और हम बात कर रहे हैं 2020 की पीपीएससी के एग्ज़ाम्स के बारे में। तो आप लोग थोड़ा सा ये चीज़ देख लें कि या तो आप लोगों का पहला पेपर होता तो फिर चलिए हम लोग फिर भी कंफ्यूज होते या हमें आइडिया ना होता बहुत सारी चीज़ों का। लेकिन क्योंकि हम लोग एक दो पेपर्स इससे पहले हो चुके हैं, जिस तरीके से मैथ्स का हुआ था और केमिस्ट्री का हुआ था, तो उन दोनों के जो पेपर्स थे वो काफ़ी टफ थे। ठीक है, लाइक मैथ्स वालों के मास्टर लेवल्स के आए हुए थे और केमिस्ट्री लेवल के तो पता ही नहीं था कि आए एग्जैक्टली किधर से हैं। तो हम लोगों को इस चीज़ के लिए मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा कि हम लोगों का जो कंप्यूटर का पेपर है वो भी काफ़ी टफ आएगा। ठीक है, तो उसमें हमें ज़्यादा ज़रूरत पड़ सकती है गेसेस की। ठीक है जी, ये ज़्यादा ज़रूरत पड़ सकती है हमें गेसेस की। तो अगर गेसेस करने का तरीका आता हो और गेसेस करने कितने हैं, कितने तुक्के लगाए जा सकते हैं उसका आइडिया हो तो बड़े इजीली आप लोग पेपर अटेम्प्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब एक बार याद रखिएगा जो पीपीएससी है इसके अंदर होती है नेगेटिव मार्किंग। ठीक, जहाँ पे नेगेटिव मार्किंग होती है वहाँ तुक्के लगाने का भी कोई हिसाब किताब होता है। ठीक है, आप लोग ऐसे तुक्के नहीं लगा सकते कि जितना दिल करे आप तुक्के लगाएंगे, ऐसा नहीं मुमकिन। लेकिन जहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं होती वहाँ पे आप लोग तुक्के खुले लगा सकते हैं। तो अभी हम लोग ये चीज़ देखेंगे इस वीडियो के अंदर कि हम लोग तुक्के कैसे लगाएंगे, कितने लगाएंगे, कितने ठीक होने चाहिए, कितने गलत होने चाहिए, कितना मार्जिन रखेंगे एग्जैक्टली आप। ठीक है, एक तो होता है ना हम लोग जिस तरह बात करते हैं हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क, इसी तरीके से पेपर अटेम्प्ट करने के भी दो तरीके होते हैं। आप लोग अगर स्मार्टली पेपर अटेम्प्ट करोगे, क्योंकि जब एग्जामिनर ने पेपर बनाया था वो भी ट्रिकी बनाया था, उसने भी एक स्मार्ट वर्क करके पेपर बनाया था कि किस तरीके से, क्योंकि 25,000 कैंडिडेट्स हैं उसके पास, उसने उसमें से माइनस करने हैं, एलिमिनेट करने हैं वो लोग जो बिल्कुल भी उसके ट्रिक को समझ ना सकें, अंडरस्टैंड ना कर सकें। तो इट मीन्स कि हम लोगों ने इस तरीके से पेपर अटेम्प्ट करना है कि हम लोग उन लोगों में शुमार हो जाएं जिनको पेपर अटेम्प्ट करने के स्मार्ट मूव्स आते हैं। ठीक है जी, अब इस जो वीडियो है इसके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कौन से स्मार्ट मूव्स हैं, कहाँ पे तुक्का लगाना ठीक रहेगा, कहाँ पे तुक्का लगाना गलत रहेगा। ठीक है जी, तो ये वाली वीडियो बेसिकली उन लोगों के लिए है, ये वो लोग जिन्होंने तैयारी की नहीं है। अब मैं क्या कहूँ, अगर सर तुक्के आप लगाना सीख रहे हैं और तैयारी आप लोगों ने कुछ भी नहीं की तो उसके लिए भी ये आपका कोई ख़ास काम नहीं करेगा, कोई इतना ख़ास अफेक्टिव नहीं रहेगा आप लोगों के लिए। क्योंकि इसके अंदर ये भी होता है कि अक्सर, मैं आपको आगे बताऊंगी, लेकिन तैयारी हो तो तुक्के ज़्यादा अच्छी तरीके से लगते हैं। ऐसे ही आप लोग बगैर तैयारी के तुक्के लगाते रहेंगे तो मुझे नहीं लगता कि उस चीज़ को कोई अच्छा, कोई ख़ास होगा, आउटपुट होगा उसका। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं वीडियो, और हम वीडियो में हम ये देखेंगे कि कब तुक्का लगाना है, कब तुक्का नहीं लगाना, कितने तुक्के लगाना है आप लोगों के लिए ठीक रहेंगे, और अगर लगाना है तो लगाना है किस तरह। ठीक है जी, एक छोटा सा फॉर्मूला है जो मैंने अभी गो थ्रू किया था, डिफरेंट वेबसाइट्स, डिफरेंट वीडियोस, डिफरेंट चीज़ें देखने के बाद मैंने कुछ पॉइंट्स निकाले हैं। ठीक है, एक तो बात ये देखिएगा कि जब भी आप लोगों के पास पेपर आए, डजेंट मैटर पीपीएससी कहे कि आप लोग 10th क्लास का पेपर दे रहे हैं, लेकिन पेपर सॉल्व करने का एक तरीका है। इस वीडियो के अंदर हम लोग साइकोलॉजिकल भी देखेंगे कि साइकोलॉजिकल हम लोगों ने, साइकोलॉजिकल स्पेलिंग नहीं आते, वट साइकोलॉजिकल हम लोगों ने किस तरीके से पेपर को अटेम्प्ट करना है। ठीक है, मतलब कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम लोगों को नहीं पता होती, लेकिन हमारे बैक एंड पे जब हमारा दिमाग काम कर रहा होता है तो वो सारी चीज़ें कर रहा होता है, लेकिन हम उस चीज़ के बारे में श्योर नहीं होते या हमें पता नहीं होता। एक बार याद रखिएगा कि आप लोगों के दो माइंड्स होते हैं, मतलब दिमाग के अंदर दो पोर्शंस होते हैं, एक आप लोगों के पास कॉन्शियस होता है और एक आपका सबकॉन्शियस होता है। ठीक है, जो कॉन्शियस होता है ना वो इंसान की ज़िंदगी में सोता जागता रहता है। जिस तरीके से जब हम सो जाते हैं तो हमारा कॉन्शियस सो जाता है, लेकिन उस टाइम पे भी जो चीज़ काम कर रही होती है वो सब कॉन्शियस होता है।
सबकॉन्शियस माइंड वो माइंड होता है जो आपके मरने के भी कुछ घंटे बाद मरता है या सोता है, ठीक है। जो सबकॉन्शियस कहते हैं ना कि मरने के बाद भी लोगों को ऐसे लग रहा होता है कि कोई और मरा है या कुछ ना कुछ वो सोच रहे होते हैं कि क्या वो जो चीज़ चल रही होती है वो एक्चुअली सबकॉन्शियस माइंड चल रहा होता है उसका, ठीक है। लेकिन जो कॉन्शियस माइंड है वो सो जाता है। आपको जो रात के ख्वाब आते हैं वो भी मोस्टली सबकॉन्शियस माइंड के आते हैं। जो कुछ चीज़ कॉन्शियस माइंड से हो के एक दफ़ा सबकॉन्शियस में चली जाती है वो वहाँ पे स्टोर हो जाती है, ठीक है। और सबकॉन्शियस माइंड उसको मुसलसल कैलकुलेट करता है, मुसलसल एग्जीक्यूट करता है, ये मुसलसल उस पर ऑपरेशंस अप्लाई करता है, ठीक है। मैं आपको बात क्यों बता रही हूँ कि जब आप लोग पेपर अटेम्प्ट करने स्टार्ट करते हैं ना तो ऑब्वियसली जो एग्जामिनर हैं जो अभी तक पेपर हैं उनके बारे में मैं क्या कहूँ कि सारे ही टफ़ आ रहे हैं, लेकिन टफ़ में से भी कुछ ना कुछ आसान पोर्शन लाजमी होता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि सारा ही टफ़ है, कुछ ना कुछ लाजमी होता है ऐसा पेपर जो कि ईजी होता है। सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, अपने कॉन्शियस माइंड से अपने इजी जो पोर्शन है वो आप लोगों ने कर लेना है सॉल्व। और इजी पोर्शन सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, आप लोगों के पास है 100 MCQs। 100 MCQs के अंदर आप लोगों ने आराम आराम से एक एक MCQ पढ़ना स्टार्ट कर देना है। पढ़ते जाएं, जो बड़े रिलैक्स होके जो समझ आ रहा है उसको टिक करते जाएं, मतलब वो फिल करते जाएं, जो नहीं समझ आ रहा उसको ड्रॉप करते जाएं, ठीक है। ये आप लोगों का पहला राउंड होगा। पेपर रीड करने के 3 राउंड्स होते हैं। पहले राउंड के अंदर आप लोग सिर्फ और सिर्फ इजी पोर्शन को टारगेट करते हैं, ठीक है। जब आप लोग इजी पोर्शन टारगेट करते हैं ना तो आप सबसे पहले क्या करते हैं कि जितने भी ऐसे MCQs जो आप लोगों को बिल्कुल वन गो में समझ आ गए हैं और आप लोगों को दोबारा इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं और आप लोगों को अच्छी तरीके से याद है कि लास्ट टाइम आपने कब पढ़ा था, कैसे पढ़ा था, और आप लोगों को बड़े कॉन्सेप्ट उसके क्लियर हैं, तो जो फर्स्ट राउंड होता है उसके अंदर हम लोग कर लेते हैं ईजी वाले, ठीक है। दूसरे राउंड पे जो हार्ड वाले होते हैं ना उनको हम लोग करते हैं, टाइम देते हैं तकरीबन 1 मिनट का, ठीक है। उस 1 मिनट के अंदर उस एक MCQs को आप लोगों ने 3 मरतबा लाजमी पढ़ना है। ये साइकोलॉजिकल कहते हैं, साइकोलॉजी ये बात प्रूव करती है कि 3 दफ़ा एक चीज़ पढ़ने से या तो आप लोगों का दिमाग इस तरह चल पड़ता है कि ये चीज़ मैंने फ़लाँ जगह पढ़ी थी, फ़लाँ जगह पढ़ी थी, या उसका सिनेरियो आपके माइंड में क्लियर हो जाता है, या आप लोगों के कॉन्सेप्ट बन जाते हैं 3 दफ़ा पढ़ने से। तो इसका मतलब ये है कि फ़र्स्ट राउंड में इजी अटेम्प्ट करें, दूसरे राउंड पे हार्ड को अटेम्प्ट नहीं करना, लेकिन उसको 1 मिनट देना है पढ़ने के लिए, ठीक है। अगर 1 मिनट के बाद आपको समझ आ जाए और आप इस कैपेबल हो गए आपका कि आप उसको सॉल्व कर सकते हैं तो सॉल्व करें उसको, वरना आपने क्या करना है, आपने उनको जो हार्ड को 3 बार पढ़ने की वजह से भी समझ नहीं आया, मतलब 3 बार पढ़ने के बाद भी समझ नहीं आया, तो आपने उनको छोड़ देना है थर्ड राउंड के लिए, ठीक है। अब जब थर्ड राउंड लगाएंगे यहाँ पे बात आ जाती है कॉन्शियस माइंड की और सबकॉन्शियस माइंड की। जब आप लोग ये हार्ड पढ़ रहे थे ना, अब आपने हार्ड पढ़ के छोड़ के आगे मूव कर गए, आपका कॉन्शियस माइंड आगे मूव कर गया, लेकिन आपका सबकॉन्शियस माइंड उस हार्ड MCQs को सॉल्व करने के चक्करों में पड़ गए, ठीक है। हालांकि आपको जो कॉन्शियस माइंड है वो अगले पे मूव कर चुका है। बात समझ आ रही है ना, जिस तरीके से 2 और थर्ड MCQs है, 2 बहुत टफ है और थर्ड भी टफ है। चलिए आगे चलते हैं। तो जो आपका कॉन्शियस माइंड है उसने 2 को पढ़ा, उसको काफ़ी टफ लगा, हार्ड लगा, वो कॉन्शियस माइंड आगे मूव कर गया, लेकिन आपके सब कॉन्शियस माइंड के अंदर 2 वाला MCQ स्टिल रनिंग या एग्जीक्यूटिंग प्रोसेस में, वो उसको ढूंढने की कोशिश में, वो कि किधर पढ़ा था, कैसे पढ़ा था, वो अभी तक सब कॉन्शियस माइंड आपका यहीं पे एंगेज्ड है। डन। अब जब उसका यहाँ पे एंगेज्ड है तो जब आप लोग थर्ड राउंड पे उस MCQs को दोबारा रीड करेंगे तो ये आप लोगों के पास 72% चांसेस हैं कि आपका सबकॉन्शियस माइंड अब तक उस चीज़ को अंडरस्टैंड करके उसका आंसर निकाल चुका होगा, ठीक है। अगर ये वाली चीज़ हो जाए, ठीक है, वेल एंड गुड, बहुत अच्छा हुआ, आपका वो हो गया। इसके बाद फाइनल जो चीज़ आप लोगों ने करनी है, अब आप लोगों ने स्टार्ट कर देने हैं केसेस, ठीक है। अब ये वाला जो पोर्शन है ना जिस पर आज वीडियो भी बन रही है, ये वाला पोर्शन हर बंदे के लिए वेरी करते हैं। अगर कुछ बंदों ने इन राउंड्स में अच्छा खासा काम कर लिया है ना, तो फिर ये वाला पोर्शन भी हम लोग थोड़ा सा कहते हैं इसकी मतलब अगर आप लोगों को लग रहा है कि आप लोगों को अच्छा खासा इस लिहाज से पेपर सॉल्व हो चुका है, तो फिर आप लोगों को बहुत ज़्यादा गेसेस की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और आप लोगों को मैं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा गेसेस लगाएं भी नहीं,
ठीक है, उसका एक ये भी नुकसान हो जाता है, खामखा नंबर कटना शुरू हो जाते हैं पिछले वालों के। तो गेसेस का आप लोगों ने थोड़ा सा अपना जो परसेंटेज है वो कम रखना है, ठीक है। अब फिर अगर आप लोगों का ये है कि आप लोगों को इसमें से इतने एमसीक्यूज़ निकले ही नहीं हैं कि पेपर एक एवरेज जो है वो आप लोग सॉल्व नहीं कर सकते, तो इट मीन्स कि आप लोगों ने मूव करना है गेसेस वाले पोर्शन पे, ठीक है। अब जो पेपर्स आ रहे हैं उसके हिसाब से देखा जाए तो ज़्यादातर लोग ड्रॉप करेंगे इस सेक्शन के अंदर, गेसेस वाले सेक्शन के अंदर, क्योंकि पेपर बहुत टफ आ रहे हैं, ठीक है। अब अगेन मैं डीमोटिवेट नहीं कर रही, लेकिन रियलिटी है कि पेपर टफ आ रहा है, तो हम लोगों ने कैसे कॉप अप करना है, कैसे उसको हम लोगों ने ओवरकम करना है, उसकी हाइप को कैसे ओवरकम करना है और उसको सॉल्व कैसे करना है। हमारा मेन टारगेट जो होना चाहिए वो सिर्फ और सिर्फ नंबर निकालने हैं हमने, ठीक है। ये बात सारी समझ आ गई आपको। अब हम थोड़ा सा एक दो पॉइंट्स और क्लियर करने के बाद मूव करेंगे गेसेस की तरफ। एक बात आपने याद रखनी है कि जब भी एग्जामिनर पेपर बनाता है उसकी मैक्सिमम ये कोशिश होती है कि वो आपको कंफ्यूज करे, ठीक है। और मोस्ट ऑफ द टाइम कैंडिडेट्स कंफ्यूज हो भी जाते हैं। वो कहते हैं कि हमें पता था और हम लोगों ने गलत कर दिया। इसकी एग्जांपल इतनी सी ले लें कि अगर फॉर इंस्टेंस कोई मैथमेटिकल है या इवन कंप्यूटर के पेपर में किसी भी कोई न्यूमेरिकल वैल्यू है, तो वो इस तरह की वैल्यूज़ दे देता है जिस तरीके से 1181 1811 8111 एंड 1118, ठीक है। सारी वैल्यूज़ देख के बंदे को ऐसा लगता है कि भाई एक जैसी हैं। अब आप लोगों ने इस देखिए, आप लोगों का काम, इसका काम है आपके नंबर काटना और आपका काम है एक नंबर प्लस करवाना। अब जब इस तरीके से आ जाए ना, जब आप लोग पेपर देख रहे होते हैं आपको ऊपर से नज़र आ जाता है कि भाई ये वाला जो क्वेश्चन है इसके अंदर मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, यहाँ पे एग्जामिनर मुझे कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहे हैं। जब भी इस तरीके के क्वेश्चन से इनकाउंटर हो, बग़ैर ऑप्शंस देखे आपने अपना ये अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना है ना, नहीं देखना है, वो क्यूरियोसिटी में नहीं चले जाना है कि देखें कौन सा आंसर है कौन से नहीं। क्यूरियोसिटी नहीं होनी चाहिए आप लोगों की। जिस तरीके से एक दफ़ा मैंने पेपर अटेम्प्ट किया था, रिटन के स्पेलिंग जो होते हैं ना, रिटन के स्पेलिंग ये थे। हालांकि मुझे पता चल गया था कि अब इसके अंदर कुछ न कुछ गड़बड़ है जो मैं कंफ्यूज हो जाऊंगी, लेकिन फिर भी मैंने ये देख लिया था और मैं वाकई में कंफ्यूज हो गई थी डबल टी और सिंगल टी के अंदर, ठीक है। तो इस तरीके से जब कन्फ्यूजन पता चल जाए ना, अब यहाँ से मुझे देख के पता चला कि भाई देखो ये कंफ्यूज करेगा मुझे, मैं नहीं देखूंगी इसको। जब आपको दूर से पता चल जाए कि यहाँ पे एग्जामिनर ने आपके से ट्रिक खेल चुका है, तो आपने आंसर्स को नहीं देखना, आपने उसको कर देना है हाइड। अपनी आंसर शीट से जिस तरीके से उसको हाथ रख के हाइड कर दें और एक दफ़ा उस क्वेश्चन को खुद से अटेम्प्ट करें। अटेम्प्ट करने के बाद फिर देखें कि अगर वो आंसर मैच हो रहा है तो ठीक है और उसको वहाँ पे टिक कर दें, नहीं हो रहा तो फिर वही बात है, आप गेस वाली साइड पे मूव करेंगे, ठीक है जी। तो ये वाली चीज़ों से थोड़ा सा आप लोगों ने देख के रखना है। दूसरी बात, एक और एग्जामिनर की ये भी ट्रिक होती है कि वो सेम साउंड वाले टर्म्स को भी रखता है कि सेम साउंड करते हों, मतलब बोलने में दोनों बिल्कुल एक जैसे होंगे, लेकिन ऑब्वियसली फिर उसके अंदर मीनिंग्स में और वो चीज़ें थोड़ी सी डिफ़र कर सकती हैं, ऑब्वियसली डिफ़र करेंगी। तो ये उसके ट्रिक्स हैं। अब इन ट्रिक्स से तभी आप लोग निकल सकते हैं जब आप लोगों ने तैयारी अच्छी की हुई हो, आप लोगों को ऑप्शंस नहीं देखने, आपने सिर्फ और सिर्फ अपना क्वेश्चन देखना है, क्वेश्चन देख के अटैम्प्ट करना है, ठीक है जी। अब हम मूव करते हैं गेसेस की तरफ। गेस करते हुए सबसे जो एक नेगेटिव चीज़ है जो आप लोगों ने कभी नहीं करनी, आप लोगों ने पैटर्न को अवॉइड करना है। ऐसा नहीं होता, हम लोग सोचते हैं कि ऐसा कुछ होगा बट एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। मतलब कि ABCD फिर होगा DABC, इससे कुछ भी नहीं होता। पैटर्न अपने दिमाग में नहीं बनाना आपने कि जिस तरह ABCD होगा फिर BACD होगा फिर DCBA होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ऐसा लोग करते हैं, जैसे मैंने बता रही हूँ कि अवॉइड पैटर्न को अवॉइड करना है, ठीक है। आप लोगों ने उस चीज़ में नहीं जाना, ठीक है जी। तो सबसे पहले जो चीज़ इंपॉर्टेंट है गेस तुक्का लगाने में, सबसे पहले जो चीज़ इंपॉर्टेंट है, टिप नंबर 1, जब एक MCQs के पीछे आप पड़ गए हैं ना कि आपने अब इस पर तुक्का लगाना ही लगाना है, सबसे पहले देखिएगा आपके MCQs टोटल हैं कितने जो आपको आते ही नहीं है। उसमें से फिर आप लोगों ने MCQs में कांट छांट करनी है, वो MCQs जो थोड़े बहुत आप लोगों को जिस तरीके से आप ये कर लें कि जिस तरीके से फॉर एग्जांपल वेब डिज़ाइनिंग आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं पढ़ी हुई, ऑपरेटिंग सिस्टम आप लोगों ने बहुत अच्छी पढ़ी हुई है,
और साथ जैसे DBMS है वो आप लोगों को थोड़ा एवरेज आते हैं, ठीक है। अब आप लोगों के पास MCQs ही ऐसे आए हैं कि इनके अंदर आप लोगों ने उस चीज़ को करना है कि मैं कौन सा करूँगा, कौन से इसमें से अटेम्प्ट करूँगा। तो आप वेब वाले सबसे पहले माइनस करें, क्योंकि इसके अंदर एक्सट्रीम तुक का ज़रूरत है आपको। एक्सट्रीम तुक का मतलब कि आपको मतलब पढ़ा ही नहीं है तो कैसे करेंगे उसको। आप लोगों को इन दो के अंदर क्यों OS पढ़ा हुआ तो है लेकिन उसका MCQs इतना डिफ़िकल्ट है कि आपसे हैंडल नहीं हो रहा, तो उस केस में आप लोग तुक्का लगाने की फिर भी उस पोजीशन में हैं। DBMS में भी पोजीशन में, लेकिन अगर इन दोनों में कंपैरिजन आ जाए तो गो फॉर इट। सबसे पहले MCQs की आप लोगों ने कर लेनी है कांट छांट। जब MCQs की कांट छांट हो जाए कि अब ये MCQs है जिसके अंदर मैंने तुक्का लगाना है, फिर आप लोगों ने ABCD के अंदर आप लोगों ने एलिमिनेट करने हैं ऑप्शंस, ठीक है। पहले MCQs कांट छांट करें, फिर हम लोगों ने जो चीज़ करनी है वो हम लोगों ने करने हैं एलिमिनेट ऑप्शंस, क्योंकि हम लोगों ने वो MCQ सेलेक्ट किया है जिसके बारे में हमें नो आव है। अब नो आव होने का मतलब ये है कि हमें गलत ऑप्शन का कुछ ना कुछ तो आइडिया होगा ही होगा, ठीक है। तो इस साइड पे आप लोगों ने सबसे पहले गलत ऑप्शंस को कर देना है एलिमिनेट। ये वाला जो टिप है दिस इज़ फॉर लाइक ब्रेक मोमेंट टिप है। इसके अंदर पॉज चाहिए होता है आपको। मतलब एग्जामिनर का ट्रिक होता है कि आपको सिमिलर साउंड करने वाले MCQs जो होते हैं, चॉइसेस, ऑप्शंस दिए जाएं ताकि आप लोग जल्दी में उस चीज़ को कर लें। अब ये टिप्स मुझे नहीं पता आप लोग याद कैसे रखेंगे, लेकिन ये बड़े इफ़ेक्टिव हैं अच्छे तरीके से पेपर सॉल्व करने के। जिस तरीके से अक्सर लोग कहते हैं हमें पता था इसका आंसर पर हम लोगों ने गलती से वो लगा दिया था, वो गलती इस वजह से होती है क्योंकि जल्दबाजी कर देते हैं। एग्जामिनर इस तरह के क्वेश्चंस लाजमी देते हैं जिसके अंदर कन्फ्यूजिंग ऑप्शंस होते हैं, तो उसको अवॉइड करने के लिए, उस कन्फ्यूजन को अवॉइड करने के लिए एक तो आप लोग मेक श्योर कर लें कि जो आंसर आप लोग कह रहे हैं वो ठीक है, उसको एक दफ़ा रीचेक कर लें। रीचेक करने के बाद थोड़ा सा पॉज ले लें, इधर उधर देख लें, मतलब किसी के पेपर पे नहीं देखना, कोई इधर उधर, कोई दुरूद शरीफ पढ़ लें, कोई आगे पीछे थोड़ा सा, एंड देन रीचेक करने के फिर अगला आप उसको मार्क कर लें, ठीक है। ये ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है, ना कि आपको पता चले ठक से आपने उसको फिल कर दिया, ऐसा नहीं करना, ठीक है। रीचेकिंग का ऑप्शन, देन पॉज ब्रेक लाजमी देना है, एंड देन बेशक उसको सॉल्व कर लें, क्योंकि एग्जामिनर आपके माइंड के साथ खेल रहा है और आप उसको खेलने दे रहे हैं। उसके लिए आपको कि वो ना खेले और आप उसको अच्छे तरीके से हैंडल कर लें, ये दो चीज़ें बल्कि तीनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, ताकि वो कन्फ्यूजन वहाँ पे सॉल्व हो जाए। टिप नंबर 5 इज़ फॉर अनसीन एंड हार्ड टफ MCQs, ठीक है। अनसीन हो या आपके पास वो हों हार्ड और टफ, ठीक है। इस तरह की कोई भी सिचुएशन हो तो उसके अंदर फ़ौरन उस चीज़ को सॉल्व नहीं करना, ठीक है, कभी भी सॉल्व नहीं करना, हमेशा उसको टाइम देना है। और उसको जो मैंने आपको राउंड्स बताए, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, इसको आप लोगों ने फोर्थ राउंड के लिए यानी कि गेस पोर्शन के लिए इसको रख देना है, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि आपको ये आता है, कॉन्सेप्ट आता है, लेकिन आप लोगों को फ़िलहाल भूल रहा है, तो फिर इसको राउंड 3 के लिए रखें, ठीक है। राउंड 3 के लिए तब रखना होता है कि जब आपको पता हो कि ये मुझे आ जाएगा लेकिन फ़िलहाल नहीं आ रहा। राउंड 3 वो वाला राउंड है। लेकिन जो गेसेस वाला है ना, जब बिल्कुल आप लोगों को मतलब पता ही ना हो कि इसके अंदर बात क्या हो रही है, किस तरीके से मैं इसको सॉल्व करूँगा या करूँगी, किस तरीके से इसको हैंडल करना नहीं पता, ये वाला पोर्शन होता है गेसेस के लिए। लेकिन अगर हार्ड हो और टफ़ हो तो इसको मैं लाइन मिटा देती हूँ, दो चीज़ें, अगर हार्ड हो और टफ़ हो तो फिर राउंड 3 के लिए रखते हैं, अनसीन हो तो गेसेस के लिए रखते हैं, ठीक है। टिप नंबर 8 एंड लास्ट टिप फॉर दिस सीरीज़ के टिप नंबर 8 के अंदर हम लोग एक सर्वे है जिसके अंदर ये कहा जाता है, ये उस केस के लिए है, ऐसा करना नहीं है कि मैडम ने कहा तो हम कर रहे हैं, ये उस केस के लिए है। एक तो नेगेटिव मार्किंग ना हो तो फिर तो बहुत ही अच्छी बात है, नेगेटिव मार्किंग हो तो ये उस केस के लिए कि जब आपको मतलब बिल्कुल भी नहीं आता लेकिन फिर भी आप अड़े हुए हैं कि पेपर सॉल्व करके ही उठना है, डिस्पाइट कि आप इसमें पास होंगे नहीं होंगे। तो एक सर्वे के मुताबिक सबसे ज़्यादा पॉसिबल जो ऑप्शंस होते हैं वो होते हैं B एंड C, ठीक है। अगर आपके पास A, B, C, D ऑप्शंस हों तो उसके अंदर मोस्ट प्रोबेबल जो ऑप्शंस, करेक्ट ऑप्शंस होते हैं वो आपके पास होते हैं B और C, ठीक है जी। ये उस केस के लिए कि जब अनसीन
पेपर आ जाए, अनसीन पेपर आ जाए, पूरे का पूरा अनसीन पेपर आ जाए और अब आप लोगों ने सॉल्व करने हैं, तो सबसे पहले जो आप लोगों ने कंसिडर करना है वो बी और सी करने हैं। अगर बी और सी बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है ना कि भाई ये तो मुझे ऐसा लग नहीं रहा कि कोई रिलेशन बनेगा इसका, इन दोनों का एमसीक्यूज़ के साथ, स्टेटमेंट के साथ, तो फिर स्किप कर सकते हैं। लेकिन ज़रा एक दफ़ा देखिएगा कि बी और सी होते हैं या नहीं होते, क्योंकि एक सर्वे के मुताबिक इसके 28% चांसेस होते हैं और इसके 25% चांसेस होते हैं, और एक सर्वे के मुताबिक इसके 42% चांसेस होते हैं और इसके 35% चांसेस होते हैं। मतलब होते दोनों के इसी तरह से कि एक सर्वे के मुताबिक इसमें ज़्यादा है, एक सर्वे के मुताबिक इसमें ज़्यादा, लेकिन ज़्यादा चांसेस इसी के होते हैं। अब हैं अंग्रेज़ों के सर्वेज़ ये, ठीक है, बनाने पाकिस्तानियों ने पेपर हैं और बनाने में पीपीएससी वालों ने, सॉरी टू से, बट वो कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये उस केस के लिए जिस तरीके से केमिस्ट्री का पेपर आया, मैथ्स का पेपर आया है कि बिल्कुल भी सॉल्व नहीं हो रहे, और अब आप भी हुए में कि हमने इसको सॉल्व करके ही जाना है, तो फिर इस चीज़ को ज़रा कंसिडर कर लीजिएगा। लेकिन अगेन दिस इज़ नॉट श्योर, अंग्रेज़ों के सर्वे हैं लेकिन बहुत हद तक इम्प्लीमेंटेबल है। अब मुझे नहीं पता कि ये पाकिस्तानी करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन ये इंटरनेशनली इस चीज़ को माना जाता है कि ये ज़्यादा सर्वे, ये ज़्यादा ऑप्शन पॉसिबल होते हैं। ठीक है जी, मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। अच्छे तरीके से जाना है, अच्छे तरीके से पेपर करना है। कुछ पेपर के साथ लेके जाने वाली चीज़ें होती हैं जो लोग मिस कर देते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इंशाल्लाह ताला अगली ही वीडियो में आपको वो भी बता देती हूँ कि क्या क्या चीज़ लेके जानी है, किन किन चीज़ों को अवॉइड करना है अगर आप दूर से जा रहे हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल पिंडी में है या फैसलाबाद में है, लाहौर में, कोई भी सेंटर आपका बना है और आपने ट्रैवल करके जाना है, तो उस चीज़ के लिए भी छोटी मोटी टिप्स हैं, वो भी डिस्कस कर लेते हैं। कोरोना है क्योंकि, तो मास्क सैनिटाइज़र तो वो लाजमी आप लोगों के पास होंगे। छोटी मोटी और टिप्स हैं, क्या चीज़ खानी चाहिए, क्या चीज़ नहीं खानी चाहिए, किस चीज़ से आप फ्रेश रह सकते हैं, किससे आप लोग डम हो सकते हैं, क्या चीज़ वहाँ जाके करनी है, क्या चीज़ वहाँ जाके नहीं करनी। ये सारे काम जो हैं, ये थोड़ी छोटी मोटी बातें वो डिस्कस कर लेते हैं टिप्स के हवाले से, गेसेस के और तुक्कों के हवाले से। यही लेक्चर था जी। अल्लाह हाफिज़। वाला जो पार्ट है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोगों ने दो चीज़ें एलिमिनेट करनी है, एक एमसीक्यूज़ को एलिमिनेट करना है जो बिल्कुल भी नहीं आते वो, और जो कुछ आते हैं वो। ठीक है, जब एमसीक्यूज़ एलिमिनेट हो जाएं उसके बाद आप लोगों ने देखना है कि ऑप्शंस कितने एलिमिनेट हो सकते हैं। देखिए, जो तुक्का होता है ना, गेस, वो उसका कोई ख़ास फार्मूला भी होता है, वो मैं आपको वैसे बता दूं लेकिन वो कंफ्यूजिंग हो जाएगा। लेकिन सबसे अच्छा गेस तब होता है जब हमारे पास मिनिमम नंबर ऑफ़ ऑप्शंस होते हैं। ठीक है, इससे चलिए आपको क्लियर हो जाएगा। मिनिमम नंबर ऑफ़ ऑप्शंस, अगर आप लोग एक एलिमिनेट कर सकते हैं ठीक है, लेकिन फिर भी रिस्क का फैक्टर ज़्यादा होगा। अगर आपने ए एलिमिनेट कर दी कि ये तो कभी भी नहीं हो सकता, स्टिल रिस्क का फैक्टर ज़्यादा है। हाँ, अगर आप दो कर दें तो रिस्क का फैक्टर कम हो जाएगा। सी डी में से कुछ ना कुछ अगर आप समझेंगे, पढ़ेंगे, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि इसमें से कौन सी चीज़ ठीक है। लेकिन अगर आप तीन एलिमिनेट कर दें फिर तो लाइक सीरियसली आप पहुंच चुके हैं अपने ऑप्शन की तरफ। कोशिश करनी है एलिमिनेशन बहुत सोच समझ के करनी है, एमसीक्यूज़ में भी और ऑप्शंस में भी। ठीक है जी, अब हम मूव करते हैं टिप नंबर 2 पे। ओके, अब हम डिस्कस करेंगे टिप नंबर 2। टिप नंबर 2 एक स्नैरियो है, ये बहुत ही ऊपर चले गए। टिप नंबर 2 इज़ अ स्नैरियो। अजान हो गई है, अजान के बाद में बताती हूँ। टिप नंबर 2 हमारे पास एक स्नैरियो है जिसके अंदर हम लोग, ये बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ होता है कि आता है लेकिन उस टाइम पे, करंट टाइम पे माइंड में नहीं आ रहा होता कि एग्जैक्टली इस चीज़ का करेक्ट ऑप्शन क्या है। देखिए, हम लोग अक्सर एमसीक्यूज़ को दो ही हिस्सों में डिवाइड करते हैं ना, एक हमारे पास होता है टफ़ और एक हमारे पास होता है इजी। लेकिन जो तीसरी कैटेगरी होती है उसके अंदर ये आ सकता है, ये कैटेगरी हो सकती है जो चीज़ हम लोगों ने पढ़ी भी होती है लेकिन उस टाइम पे स्किप कर जाती है। अक्सर स्टूडेंट्स ये कहते हैं, कैंडिडेट्स अक्सर ये कहते हैं कि हमें आता होता है लेकिन एंड टाइम पे, जो पेपर या टेस्ट का टाइम होता है, हमारे माइंड से स्किप हो जाता है। अब ये वाला जो स्नैरियो है अगर आपके साथ, तो इसके अंदर की टिप का ये सबसे बड़ा एक पॉइंट है कि देखिए, हम लोग जिस तरीके से मैंने आपको पैटर्न दिया हुआ है पढ़ाई का कि आप लोग लेक्चर देखें, आप लोग नोट्स बनाएं, आप लोग बुक रीडिंग करें एंड देन आप लोग रिवाइज़ करें। ठीक है, ये वाली चीज़ मैंने आप लोगों को बताई भी है ना। तो अब ये यहाँ पे साइकोलॉजिकल फैक्ट आ जाते हैं। साइकोलॉजिकल फैक्ट ये कहता है कि जब आप एक चीज़ देखते हो, सुनते हो, लिखते हो,
पढ़ते हो एंड देन उसको रिपीट करवाते हो अपने माइंड के अंदर, तो ये वाली चीज़ आपके माइंड के अंदर होती है ज़रूर। लेकिन हाँ, ऐसा हो सकता है कि क्योंकि हमारे पास बहुत ज़्यादा कंटेंट है पढ़ने का, तो ऐसा मुमकिन है कि कहीं ये बहुत बीच में रह गया हो और सारी जो बाकी पढ़ने वाली चीज़ें वो हम लोगों ने बहुत ज़्यादा इस पर लेयर्स डाल दी हों। इस वजह से जो अंदर वाली चीज़ें जो हमें मेन इस MCQs को सॉल्व करने के लिए चाहिए, वो बहुत अंदर रह गई होगी। ठीक है, साइकोलॉजिकल फैक्ट है, सर्विस हैं, ये सारी मैं वो वाली बात कर रही हूँ। तो इसको निकालने के लिए ना यू हैव टू वेट। और वेट कैसे, बैठ नहीं जाना, आप लोगों ने रिकॉल करना है। रिकॉल मतलब पढ़ा हुआ है, किधर पढ़ा था, क्या लेक्चर में सुना था, नोट्स में लिखा था, बुक में पढ़ा था, या रिवाइज करते हुए। जब भी कोई चीज़ पढ़ी हुई भूल जाए ना, हमेशा अपने मोड्स ऑफ स्टडीज़ ढूंढें कि आपने किस किस तरीके से पढ़ा। मैंने सुना था, लिखा था और पढ़ा था। तो इस टाइम पे आप लोगों की ये चीज़ बहुत काम आ जाती है, आपको फ़ौरन याद आ जाता है। एक दफ़ा आप लोग याद करोगे कि लेक्चर में मैंने इसके रेलिवेंट क्या क्या चीज़ पढ़ी थी, याद आएगी। नोट्स के हवाले से मैं लिखी थी, नहीं लिखी थी, जब भी कोई चीज़ हाथ से लिखी हुई हो याद आ जाती है, सुनी हुई हो, पढ़ी हुई हो, याद आ जाती है। थोड़ा सा आप लोगों ने सिर्फ अपने माइंड पे उस टाइम पे इस चीज़ पे फोकस करने की, चीज़ मैंने पढ़ी कहाँ पे थी। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ पढ़ी कहाँ पे थी, ये चीज़ सोचनी है जब आपके पास कॉन्सेप्ट स्किप हो जाए माइंड से। ठीक है, और इस चीज़ को जो नाम देते हैं दैट इज़ साइकोलॉजी में जो इस चीज़ का नाम होता है दैट इज़ एक सेकेंड, दैट इज CDM। CDM कहते हैं कॉन्टेक्स्ट डिपेंडिंग मेमोरी। आपकी एक मेमोरी का पोर्शन होता है जो इस पे डिपेंड कर रहा होता है कि अगर आपको कोई चीज़ भूल जाए, आप उसका कॉन्टेक्स्ट देखो कि आप लोगों ने कब और कैसे, किस मीडियम में उसको याद किया था। फिर इतनी डिपेंडेंट होती है वो मेमोरी उसके ऊपर, जैसे आपको कॉन्टेक्स्ट याद आता जाता है फ़ौरन आपको वो चीज़ भी याद आ जाती है। ठीक है, तो इस तरह के केस में जब आपको कोई चीज़ पता हो और भूल गई हो, उस केस में आपने किस चीज़ पे फोकस करना है, CDM पे, अपने कॉन्टेक्स्ट पे फोकस करना है कि आपने चीज़ कहाँ पढ़ी थी। ठीक है जी। अगली टिप, अगर आपके पास कुछ इस तरह के MCQs हैं, मतलब आप लोगों के पास MCQs बने ही नहीं हैं अटैम्प्ट करने के लिए, इतना भी आपके पास नहीं था कि आपने मतलब 100 मार्क्स में से आप 40 मार्क्स का भी ठीक से अटैम्प्ट नहीं कर सके, तो इट मीन्स कि आपको पेपर नहीं आता। और अगर आप इस चीज़ पे हैं कि आपने तुक्के ही लगाने हैं, तो एक टिप ले लें पे इस चीज़ के लिए, या अगर तुक्का लगाना ही है तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स सर्वे में चीज़ आई है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो आप लोगों के पास ABCD ऑप्शन होता है ना, ऐसा आता है ऑल ऑफ द अबव, या आपके पास आता है नन ऑफ दीज, या आपके पास आता है ऑल एक्सेप्ट कौन सा, जैसे B। ठीक है, मतलब सारे लेकिन B नहीं। तो इस तरह के ऑप्शंस जो होते हैं मोस्ट प्रॉबेबली ठीक आंसर्स होते हैं। ठीक है, अगेन सर्वे की बात करें, सर्वे में है कि अगर आपने बहुत ही तुक्का लगाने की वो आफत आई भी आपको, तो आपने अगर आफत उसको ख़त्म करना, तो इसमें D का ऑप्शन जिसके अंदर ये चीज़ें लिखी होती है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये वाला ऑप्शन मुमकिन है कि ये हो। ठीक है, बिल्कुल MCQs नहीं बने आपके पास सॉल्व करने के लिए और तुक्के पे सारे डिपेंडेंट हैं, तो फिर इसकी तरफ से आइएगा। ठीक है जी।